हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ हिंदी कोर्स ए का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। यहाँ से हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ वालों के लिए ये। टेंथ वाले निराश ना हो, उनका भी काम चल रहा है, उनके लिए भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आएंगी जल्द ही। मैं ही पढ़ाऊंगा वो भी आपको। नाइन्थ वालों के लिए ये फर्स्ट चैप्टर है उनका, और अब लाइन बाय लाइन हम सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जो नाइन्थ वाले बच्चे हैं वो ये बात समझ ले कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपके पास चैप्टर्स ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। जो पार्ट है आपके पास वो थोड़े कठिन है ना। बल्कि 10वीं कक्षा में इसकी विपरीत परिस्थितियाँ हैं। अगर मैं कोर्स ए के पर्सपेक्टिव से या कोर्स ए के दृष्टिकोण से आपको बताऊं तो 10वीं कक्षा का काव्य खंड ज़्यादा कठिन है। उसमें श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसे कठिन कविताएं हैं, काव्य हैं, कविता नहीं कह सकते, वो एक काव्य है। ठीक है, श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्लास नाइन्थ वालों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो ये बात समझ जाए कि ये जो चैप्टर है उनका फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, इनका ये जो पहला पार्ट है, ये ही एक सांकेतिक पार्ट है। ये पार्ट ऐसा है जिसकी कहानी सीधी है, जिसकी कहानी आप समझ ले। लेकिन बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता रहा कि ज्ञान तथ्यों में नहीं है, ज्ञान अनुभव में है। नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। है ना। कि जब तक आप इस पाठ को अनुभव ना कर सके कि लेखक ने क्या सोच करके लिखा है, कि क्या कारण है कि इस पाठ में लेखक ये बातें कहते हैं कि गधे को गधा नहीं मानना चाहिए, कि गधा जो है वो एक बहुत ही सरल और भोला जानवर है ना। लेकिन फिर भी उसके भोलेपन, उसके सीधेपन का ये अंजाम है या ये पुरस्कार है कि दुनिया उसे लात मार के, या जो आदमी एकदम ही गए गुजरे वाले काम करता है उसकी तुलना गधे से करके गधे को पुरस्कृत करती है। समझ पा रहे हैं कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद जी की जितनी रचनाएं हुई है हिंदी साहित्य में, मैं आपको सिर्फ स्टोरी पढ़ाकर जा सकता हूं, पर आपको ये स्टोरी लंबे वक्त तक याद नहीं रखी रहेगी। स्मरण रखिए, जो मनुष्य ज्ञान को साधन समझता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान की खोज में निकलता है, उस ज्ञान को ग्रहण करते वक्त उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। ऐसा मनुष्य जीवन भर श्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है, किंतु सर्वोत्तम नहीं बन पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पाठ रटना ना पड़े, तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि क्या भावना रही होगी। फिर अगर आपको कहानी का थोड़ा भाग याद है, थोड़ा भाग नहीं भी है, लेकिन अगर आपने वैल्यू पकड़ी है कि हाँ ये कहानी इस चीज़ के ऊपर है, कि हाँ ये कहानी इस बारे में है, सिर्फ दो बैलों के बारे में नहीं, तो आप इस पाठ का उत्तर कभी भी दे पाएंगे। यही फर्क है उन बच्चों में जो एक बार चैप्टर पढ़ के एग्जाम दे देते हैं, और जो हिंदी में गाइड से गाइड पढ़ते रहते हैं। अरे गाइड में क्या लिखा होगा? मुंशी प्रेमचंद जी ने किसी को नहीं बताया कि उन्होंने इस पाठ का अर्थ कैसे लिखा, ये तो हम इंटरप्रेट करते हैं ना। लेकिन खैर, बिना ज्यादा समय व्यर्थ किए पाठ की ओर जाते हैं। जैसा मैंने कहा, ये पाठ एक सांकेतिक पाठ है। सांकेतिक पाठ यानी कि क्या? कि ये पाठ जो है ये इनडायरेक्ट वे में कोई मैसेज देना चाहता है आपको, है ना। ये सांकेतिक पाठ एक मैसेज देना चाहता है, कोई शिक्षा देना चाहता है, हो सकता है कोई सुविधा के बारे में आपको बताना चाहता हो, या समाज का एक सत्य आपके समक्ष उजागर करना चाहता हो। दो बैलों की कथा ऐसा ही पाठ है। ठीक है, लेखक के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी है। वैसे जिन्हें नहीं पता, इनका असली नाम कुछ और था, धनपत राय श्रीवास्तव जी। ठीक है, आपको याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो नहीं भी रहे, श्रीवास्तव जी भी आप लिख सकते हैं। मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम कौम के लोग इन्हें किसी और नाम से जानते हैं। इन्होंने उर्दू में भी कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने हिंदी में भी कहानियाँ लिखी हैं, और इनका मूल नाम वैसे श्रीवास्तव जी था। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव जी। दो बैलों की कथा किस बारे में है? दो बैलों की कथा जो है वो प्रेमचंद, जैसे उनकी आदत है कि वो सांकेतिक रचनाएं लिखते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं, है ना। तो समाज को संदेश देते हैं, तो इसमें भी वो यही बताते हैं कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, मनुष्य हो, माफ कीजिएगा, मनुष्य मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है।
और जैसा आप समझ ही गए होंगे कि प्रेमचंद जी का जन्म उस समय हुआ था जब हमारा देश भी स्वतंत्र नहीं था, है ना। कि स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्वतंत्रता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। इस कहानी आप देखेंगे कि दो बैल इस प्रकार संघर्ष करते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, है ना। तो एक तो इस पाठ में पहला संकेत ये है कि हमारा देश भी उस वक्त आज़ाद नहीं था जब ये पाठ लिखा गया। तो ये एक संदेश हमें देना चाहते हैं कि भारतीयों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और बच्चों, मैं आपसे बहुत दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम ना भी हो तो आप सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़िए चैप्टर का, ठीक है। उसमें ये जिक्र करते हैं, खैर मैं आपके लिए चीज़ें और आसान कर देता हूँ। एक तो ये है कि पाठ हमें ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, है ना। गधा जो है गधा जो है वैसे तो वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है ना। बुद्धिहीन समझा जाता है गधे को। और अगर कोई व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, एकदम ही गया गुजरा वाला कोई काम करे तो हम कहते हैं ये तो गधा है, मतलब घोचू है एक तरह से। लेकिन प्रेमचंद जी के विचार अलग है बच्चों। प्रेमचंद जी हमसे पूछते हैं कि क्या गधा वाकई मूर्ख है, या उसके सीधेपन और उसकी निरापाद सहिष्णुता के कारण उसे यूं बुलाया जाता है। निरापाद, माफ कीजिएगा, निरपराध। निरपराध यानी कि क्या? निरापद और निरपराध एक ही शब्द हैं, आप इन्हें पर्यायवाची कह सकते हैं। निरपराध यानी कि बिना अपराध किए, कि मान लीजिए कोई शख्स है, उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो आप, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो आप कह सकते हैं निरपराध है, कि मतलब इसने कोई अपराध नहीं किया या ये अपराध से वंचित है ना। आप ऐसा कह सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या गधा सच में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन के कारण हम उसे गधा कहते हैं, है ना। वैसे तो लेखक कई जानवरों का उल्लेख करते हैं। लेखक कहते हैं कि गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो और ज़्यादा सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय यानी कि जिस गाय जो गर्भवती गाय हो, है ना, जो बछड़ा या को जन्म देने वाली हो, ठीक है। तो ये जो गायें होती हैं ये और चिड़चिड़ी होती है ना। आपने भी सुना होगा कि मनुष्य में भी जब किसी स्त्री का गर्भ धारण होता है तो चिड़चिड़ापन होता ही है। तो ब्याई हुई गाय और ज़्यादा सींग मारती है, ठीक है। तो आपको एक तरीका आना चाहिए कि कैसे आप उसे पाले पोसे, है ना। तो गाय सींग मारती है ना। और बहुत सारे जानवर हैं जो सींग मारते हैं। हर जानवर जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो अपने क्रोध को व्यक्त करता है। यूँ तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता यानी कि डॉग जो है, अब कुत्ते को गरीब जानवर क्यों कहा गया है? कुत्ते को गरीब जानवर पाठ में इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी कुत्ते को धुतकार करके चला जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि कुत्ते की तकलीफ को कोई समझ नहीं पाता, है ना। कुत्ते लाचार है। अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, वो सड़कों पे घूमते रहते हैं। गाड़ियां आती हैं, हॉर्न देती हैं, उनको साइड करके निकल जाती हैं। कुछ लोग आते हैं, लाठी वाठी मारते रहते हैं, उनको ना मारे तो ज़मीन पे पटकते हैं उनको डराने के लिए। कुत्ते दूर भाग जाते हैं, है ना। कुत्तों के इलाके में कोई जानवर घुस जाता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, है ना। तो कुत्ते बड़े लाचार हैं, बेचारा इसलिए कुत्ते को कहा गया है कि उनकी अपनी तकलीफ है, उनके अपने जीवन में संघर्ष है। सो नहीं पाते यूं तो कुत्ते, रात भर गाड़ियां चलती है। और जिन्हें नहीं पता बच्चों, विद्यार्थी के कई लक्षणों में से एक लक्षण ऐसा भी है कि उसकी कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ता कोई खराब शब्द नहीं है, हो सकता है आप गाली गलौज में दे, आपको मजा आए। कुत्ते की तरह नींद क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक कुकुर या कुत्ते को संस्कृत में इसी नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार एक कुत्ते की नींद जो है वो बहुत कमाल की होती है, मतलब आप उसके पास से जाए वो तुरंत जग जाता है। वो घोड़े बेच करके नहीं सोता, गधों की तरह नहीं सोता, है ना। कुत्ता जो है वो काफ़ी चौकस होकर के सोता है। तो एक विद्यार्थी को भी चौकस होकर के सोना चाहिए, है ना। ये विद्यार्थी के कई लक्षणों में से एक लक्षण है। खैर, पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुत्ते ज़्यादा सो नहीं पाते, लोग उनको जगा देते हैं, है ना। गाड़ियाँ चालू होने लगती हैं, वो फिर जग जाते हैं। एक ऐसा प्राणी जो हल्की सी हल्की आवाज़ से जग जाता है, बेशक उसके लिए सोना तो मुश्किल होगा। तो कुत्तों को इसलिए बेचारा कहा गया है कि उनकी कोई तकलीफ नहीं समझ पाता। आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि लोग कुत्तों पे हाथ साफ करते हैं, उन्हें मारते हैं। ऐसा मत करना बच्चों। हो सकता है आपको लग रहा हो शुभम सर बहुत ज़्यादा खींच करके पढ़ा रहे हैं, आप मेरा सम्मान ना करो, सो कोई बात नहीं। पर अगर कुछ भी वैल्यू आप इस पार्ट से लेकर के जाओ बच्चों, एडू मंत्रा या मैं आपसे यही चाहता हूँ, शुभम गुप्ता यही चाहता है कि शुभम गुप्ता के जो बच्चे हैं
वो पाठ सिर्फ पढ़े ना, वो पाठ से कुछ सीख करके जाए जो उनके जीवन में काम आए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ कि आज हमने ये सीखा कि कुत्तों को कभी मत मारो, ये भी अच्छा संदेश है। पर जैसे ये पाठ खत्म होगा, ये वीडियो खत्म होगी, तब आप कुछ ऐसा सीख करके जाए जो आपके काम आए, है ना। तो कुत्ता भी यूं बड़ा गरीब जानवर है, पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है ना। कुत्ता भी कभी कभी बहुत भौंकता है, और अगर कुत्ता कभी पगला गया तो वो तो काट भी लेगा आपको, है ना। ऐसे ही लोग बोलते हैं पागल कुत्ता काट लेता है तो बहुत परेशानी होती है ना। तो कुत्ते को भी क्रोध आता है, पर गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना ही देखा। आप चाहे गधे को जितना मार लो बच्चों, या अगर आप खराब से खराब घास भी डाल दो उसके सामने, फिर भी उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया नहीं छाती। हमने कभी कभार गधे को आपने देखा होगा, है ना, कि वैशाख के मौसम में, मतलब जब बारिश होने वाली होती है वैशाख के मौसम में, वो मतलब हुंकार भरता है, मतलब वो थोड़ा खुश है, इधर उधर चहलता है, कूदता रहता है। वैसे जिन्हें नहीं पता, संस्कृत के अनुसार गधे का नाम वैशाख नंदन है ना। अगर आप संस्कृत भाषा के हिसाब से जाएंगे, सनातन धर्म की संस्कृति का पालन करेंगे, तो गधे को मूर्ख नहीं समझा जाता, बल्कि साधु संत में, ऋषि मुनियों में सतत्व भाव जितने भी गुण हैं, उन सबकी, सारे गुण नहीं पर एक असंतोष का गुण, माफ कीजिए, संतोष का गुण जो है उसकी पराकाष्ठा गधे में देखी जाती है। कि आप गधे को मारो, तोड़ो, खराब से खराब चारा डालो, पर उसके चेहरे पे संतोष रहता है, सेटिस्फैक्शन रहता है ना। कि अष्टावक्र गीता में भी क्या कहा गया है, कि ज्ञानी वही है जो प्रत्येक स्थिति में संतोषी जीवन व्यतीत करे, सेटिस्फाइड रहे। जो व्यक्ति सुख में प्रसन्न हो जाए और दुख में दुखी हो जाए, वो ज्ञानी नहीं है। और गधे में कहीं ना कहीं ये गुण है। हो सकता है कि वो हमेशा दुखी रहता हो, पर वो चाहे जैसा भी रहे, वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, मार पड़ने की परिस्थिति में, खराब चारा पाने की परिस्थिति में, वो एक ही भाव रखता है बच्चों। और ये एक गुण है जिसके लिए गधा प्रशंसनीय है, लेकिन समाज उसे धुतकारता है। क्यों? क्योंकि इस समाज में अगर आप सीधे हैं तो आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपका लोग शोषण करेंगे। और ये प्रेमचंद जी आपको बताना चाहते हैं, है ना। कि गधा जो है वो कभी असंतोष प्रकट नहीं करता, माफ कीजिए, प्रकट नहीं करता। वह सुख दुख लाभ हानि दशा में कभी नहीं बदलता, जैसा मैंने कहा। और उसमें ऋषि मुनियों जैसे गुण समाहित है। हो सकता है उसमें ऋषि मुनियों के सारे गुण ना हो, पर संतोष का गुण अवश्य है ना। फिर भी लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की नजरों में आज भी सद्गुणों की कोई आदर नहीं है। और मैं आपसे भी यही कहूंगा, अगर बच्चों आप कोई काम कभी भविष्य में अच्छाई के लिए करें, मान लीजिए आपके सामने कोई भिखारी आए और आपके पर्स में 10 या 20 रुपए ही हैं, आपको पता है स्टेशन से घर जाने के लिए उतने पैसों की ज़रूरत है, और अगर वो आपको लाचार लग रहा है, आप उसे वो पैसे दे दे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर याद रखना, जो दान पुण्य की भावना से किया जाए, उस दान का फल नहीं मिलता। क्योंकि धनदान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान लेने वाले को नहीं। शायद थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि आप चाहे जो भी करें, आप कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी अच्छाई के लिए समाज आपकी तारीफ करेगा, क्योंकि मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, ये कभी नहीं होगा, है ना। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो एक अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करने के लिए वो उम्मीद करते हैं कोई भी करेगा यार। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी तारीफ ना करे, तो कहीं ना कहीं असंतोष तो रहेगा ना। मार्क्स में तो चलो टीचर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो क्लियर रिजल्ट दिख रहा है ना। लेकिन लाइफ में ऐसी भी बहुत सिचुएशंस होती हैं, जीवन में ऐसी भी कई परिस्थितियां होती हैं, जब कोई क्लियर रिजल्ट रिजल्ट या कोई स्पष्ट परिणाम नहीं दिखता। यानी कि क्या? यानी कि आपने कोई अच्छा काम किया, किसने देखा आपको 20 रुपए देते हुए? एक दो लोगों ने देखा हुआ, वो भी ट्रेन में, वो भी अपना मोबाइल चलाने में बिजी होंगे, या अगले ही पल ट्रेन में खिड़की के बाहर देखेंगे, भूल जाएंगे, है ना। तो लोगों के सामने स्पष्ट परिणाम नहीं आया, कुछ लोगों को पता चला, कई लोगों को नहीं पता चला। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा जो अच्छे लड़के हैं शुरुआत में, पर कहीं ना कहीं उनका अच्छाई से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि समाज उनकी अच्छाई को पुरस्कृत नहीं करता, उनकी तारीफ नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। पर ये मत सोचना कभी भी,
क्योंकि आप जब भी आपको ऐसा लगे ना यार कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं लेकिन कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, तो ये समझ जाना आप क्या, अरे दुनिया का महादानी भी कोई काम करे फिर भी लोग उसकी तारीफ नहीं करते। श्री राधे कर्ण का तब करते थे जब उनका देहांत हो गया। हैं जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया, है ना। कायर मृत्यु से पहले ही कई बार मर जाते हैं, पर जो वीर है वो मृत्यु तक भी नहीं, वो मृत्यु के बाद भी नहीं मरते। दशानंद की भी कीर्ति इतनी है कि श्री राम के साथ रावण का नाम आता ही है, तो कहीं ना कहीं वो आज भी जीवित है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी अच्छा काम करो ना, उम्मीद ही मत करना समाज से कि वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। और प्रेमचंद जी भी आपको यही बताना चाहते हैं, ये अननेसेसरी नहीं बताया मैंने उन्हें, वो आपको आगे उदाहरण भी देते हैं, है ना, कि गधा जो है, जैसा मैंने कहा, उसमें साधु संतों का गुण है, संतोष का गुण है, पर उसका कोई आदर नहीं करता। जैसे संसार में सीधे लोगों को कोई वास करने नहीं देता और सीधे लोगों का शोषण होता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। अब लेखक और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अफ्रीका में भारतवासियों की दुर्दशा हो रही है। अफ्रीका में, जिन्हें नहीं पता, एक समय था जब कई भारतीयों की दुर्दशा हुई थी अफ्रीका में। ये दुर्दशा अफ्रीकन लोगों ने नहीं की थी, एक ऐसा समय था जब भारत की तरह अफ्रीका भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी। तो आपने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, है ना, उनका भी अपमान हुआ था अफ्रीका में। उन्हें एक ट्रेन से उनके सामान सहित बेदखल कर दिया गया था, है ना। तो ये अंग्रेजों ने किया। तो अफ्रीका में भारतीयों के साथ बदसलूकी हुई है, अमेरिका में भी भारतीयों के साथ बदसलूकी हुई है। आजकल तो नहीं होती है, मतलब कम केसेस सुनने में आते हैं, पर एक समय था 20वीं शताब्दी का जब ये सब बहुत होता था। तो ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं, ये चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए, ये बड़े बेचारे, बड़े बड़े मेहनती और कर्मठ होते हैं। कर्मठ यानी कि काम करने से कभी पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनती होते हैं, है ना। इन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था क्योंकि बेचारे मेहनत करते हैं, चार पैसे हमेशा बुरे समय के लिए बचा के रखते हैं, है ना। हर संडे को पार्टी के लिए बार में नहीं चले जाते। तो बार मतलब वो नचनिया बजनिया वाला नहीं, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब ड्रिंक्स के लिए दोस्तों के साथ, जैसा वेस्टर्न कल्चर है थोड़ा वैसा हिंदुस्तानी लोग कम करते हैं। हालांकि आजकल कल्चर यहाँ पे भी बदल रहा है, पर उस समय और आज भी ऐसा है कि हिंदुस्तानी लोगों की ये माइंडसेट है कि वो हमेशा चार पैसे बचा करके रखते हैं। महीने में एक बार जाए, हर हफ्ते तो नहीं जाते विदेशियों की तरह, ठीक है। चार पैसे बचा कर रखते हैं, किसी से फालतू में झगड़ा या लड़ाई नहीं करते। कोई इन्हें चार बातें सुना देता है फिर भी चुप रहते हैं। तो इन सब गुणों के लिए तो भारतीयों की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी समय है मानव इतिहास में जब इन्हीं सब गुणों के लिए लोग भारतीयों का शोषण करते थे, है ना। और लेकिन बच्चों, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन गुणों को त्याग दें। एक बात सदैव याद रखना, मनुष्य यदि सूर्य की ओर देखकर अपनी आंखें बंद भी कर लेना, फिर भी उसे सूर्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य सूर्य की तरह होता है ना। अगर ये गुण अच्छे हैं तो भले ही आपके जीते जी या आपके मरणोपरांत आपको अमन जरूर मिलेगा, आपकी कीर्ति जरूर बढ़ेगी। मैंने महाभारत के एक योद्धा का उदाहरण दिया। कई योद्धा है महाभारत में, कोई दान के साथ खड़ा है, कोई धर्म के साथ खड़ा है, कोई कर्तव्य के साथ खड़ा है, कोई वचन के साथ खड़ा है, कोई भक्ति के साथ खड़ा है, और इन सभी की कीर्ति है। तो मैं भी तो मतलब ये बात तो सच है कि आपका शोषण होगा अगर आप सीधे हो, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आप ईमानदारी से अपने गुणों पर टिके रहो तो एक ना एक दिन ये संसार आपका सम्मान भी करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपका शोषण करता चले जाए और चुप रहो। आज अगर कोई आपको 2 गालियां दे के जा रहा है, कल 4 गालियां दे करके जाएगा, तो उसका मनोबल गिराने के लिए संघर्ष अवश्य करो, लेकिन सद्गुणों का त्याग मत करो, है ना। खैर, पाठ आगे इसी बारे में, कि पाठ यही कहता है कि जीवन के आदर्श जो हैं ये भारतीयों में हैं, लेकिन फिर भी लोग भारतीयों का सम्मान नहीं करते थे, ठीक है। फिर लेखक ये भी उदाहरण देते हैं कि जापान भी एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने एक ही जंग में सारे संसार की सभ्य जातियों में अपने आप को शामिल कर लिया। ये कौन से जंग की बात हो रहे हैं? ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। एक ऐसा भी समय था जब जापान काफ़ी बलशाली था, जब उसने चीन की भी कुछ सरहदों पर, माफ़ कीजिए, कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। पर्ल हार्बर में, हालांकि अमेरिका ने बाद में परमाणु हथियार से बदला लिया, पर पर्ल हार्बर में नाकों तले चने चबवाए, ठीक है।
एक पूरी नौसैनिक फ्लीट को, है ना, एक नौसैनिक दस्ते को, नेवल फ्लीट को यूएसएस एरिजोना समेत नेस्तनाबूद कर दिया था। तो ये जंग ऐसी थी कि एक ही जंग में इन्होंने सब कुछ, मतलब लोगों को लग गया ना कि अरे भाई ये चुप रहने वाले नहीं, ये ताकतवर पार्टी है, तो उनका लोग सम्मान करने लगे। गधा सीधा है, मूर्ख है, पर वो भले उसके जैसा एक और जानवर है। अब लेखक आगे कहते हैं कि उसके जैसा एक और जानवर है, ठीक है, गधे के अनुसार, जिसे लेखक गधे का छोटा भाई मानते हैं। और वो हालांकि गधे से थोड़ा कम गधा है, यानी कि वो थोड़ा कम सीधा है या कम मूर्ख है, वो है बैल। कुछ लोग शायद बैलों को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हो, लेकिन लेखक के अनुसार बैल कभी कभी मारता भी है ना। गधे को आप कितना भी मारो वो पलट के जवाब नहीं देगा, ढेंचू ढेंचू करके साइड में चले जाएगा। पर बैल जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैल भी अड़ जाता है। पाठ में भी आप देखेंगे कि एक ऐसा सेगमेंट आएगा जब मोती बहुत गुस्से में आ जाएगा, बैल भी गुस्से में आ जाते हैं, और अगर वो पगला गए तो भाई छोड़ेंगे नहीं। तो बैल भी जो है वो एक ऐसा जानवर है जो गधे जैसा ही है, वो भी बड़ा मासूम लाचार सा है, पर एक बार उसको क्रोध आ गया तो भाई वो छोड़ता नहीं है ना। बिन मारे नहीं छोड़ता है बैल, क्रोध करता है। तो अब पाठ शुरू होता है, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो बैले बच्चों, हीर कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब इससे पहले जो पढ़ा है ये इररेलेवेंट नहीं है, ये पाठ में लिखा गया है। ये पूरा आपका स्टार्टिंग के 2 पेजेस मैंने आपको आराम से पढ़ा दिए। पाठ कहानी मेन जो है वो इस तरह से शुरू होती है कि दो बैल है, हीरा और मोती, ठीक है। झूरी काछी नाम का एक किसान है, उसकी ये बैल है। ये बैल जो है पछाई जाति के माने जाते हैं। पछाई जाति सर्वोत्तम या कि बहुत कमाल की जाति के बैल है। जाति यानी कि आप मतलब ब्राह्मण, वो सब, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब मत समझिए। जाति यानी कि नस्ल, मतलब उस टाइप के हैं। और ये जो नस्ल है ये सबसे उच्च स्तर की नस्ल मानी जाती है, कि इस नस्ल के बैल ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, इनकी डील ज़्यादा ऊंची होती है। डील यानी कि बैलों के गर्दन के पास, गर्दन के ऊपरी तरफ में, ठीक है। गर्दन मतलब नीचे नहीं यार, पीठ, पीठ पे डील होती है ना, जिसके ऊपर आप हल फंसाते हो, हाँ उसको डील बोलते हैं। अगर वो डील ऊंची है तो हल फंसाने में आसानी होती है, और बैलों को भी खींचने में आसानी होती है। किसी किसी बैल की डील छोटी होती है तो हल बार बार ऊपर आ जाता है, फिर उसको बार बार सेट करना पड़ता है। सो इट इज़ बेटर। कुछ लोग बोलते हैं सर आप इंग्लिश यूज़ करते हो, यार कितनी शुद्ध हिंदी यूज़ करूँ। तो ये बेहतर होता है कि आप डील ऊंची हो। तो ये जो कभी काफ़ी कमाल के नस्ल के बैल हैं, ठीक है। तो ये दोनों बैल जो है झूरी काछी के पास थे। अब ये दोनों बैल जो है इनमें भाईचारा हो गया था, क्योंकि इन्हें झूरी हमेशा साथ में ही बांधता था। तो ये अपनी मूक भाषा में बात करते हैं। कई बार आप पाठ में ये पढ़ेंगे कि लेखक इस बात का जिक्र करता है कि जानवरों के पास कदाचित कोई विशेष शक्ति है कि वो बिन बोले भी बात कर लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। और मनुष्य है कि कई बार आप किसी को कितना भी समझाए वो समझता नहीं है, और कुछ जानवर हैं जो सिर्फ इशारों इशारों में ही समझ जाते हैं अपनी बातें। तो कदाचित इनके पास कोई विशेष शक्ति है जिससे मनुष्य अनभिज्ञ है, मतलब जिसके बारे में मनुष्य को अब तक नहीं पता है, ठीक है, अनजान है। तो ये लोग अपनी मूक भाषा में, मूक यानी कि साइलेंट, है ना, मतलब ये बोलते नहीं है, मतलब मूक भाषा यानी कि माइमिंग, एक तरह से साइलेंट भाषा में बात कर लेते हैं, ठीक है। और जीभ से चाट कर या एक दूसरे को सूंघ कर अपना प्रेम जताते हैं। कई बार ये लोग सींग भी लड़ाया करते थे, खेल खेल में ऐसे ही सींग लड़ाते थे अपनी अपनी। और इनका मालिक झूरी जब इन्हें खेत में लेके जाता था तो हल जोतते वक्त दोनों गर्दन हिला हिला कर चलते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वजन जो है उनकी गर्दन पे रहे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि, हीरा नहीं चाहता था कि मोती पे ज़्यादा वजन आए, मोती नहीं चाहता था हीरा पे ज़्यादा वजन आए। तो और अगर नाद में मुंह डालता था तो दूसरा भी डालता था, एक निकाल लेता था तो दूसरा भी निकाल लेता था। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि दोनों में परस्पर भाईचारा था। तो एक बार ये हुआ कि झूरी ने अपने बैलों को जो है अपने ससुराल भेज दिया, यानी कि अपनी बीवी के घर, उसके बीवी के मायके और उसका ससुराल एक ही है, अपने बीवी के घर भेज दिया। क्यों? हो सकता है वहाँ उनको बैलों की ज़रूरत हो। देखिए ये ग्रामीण जीवन की कहानी है, वहाँ पे लोग खेती करते थे, किसानी करते थे, तो वहाँ पे उनको उनकी आवश्यकता होगी, तो फिर वो भेज देता है अपनी बीवी के कहने पे उन्हें, वहाँ पर भेज देता है, ठीक है। और उनको लेने कौन होता है? उसकी बीवी का साला,
माफ कीजिए, उसका साला, यानी कि उसके बीवी का भाई, उसका नाम जो गया होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने साले के हाथों हीरा और मोती को भेज देता है, ठीक है, गया को दे देता है। गया उसके साले का नाम है, ठीक है। अब बैलो को तो नहीं पता है कि भाई वो उन्हें क्यों ले जा रहा है, ले जाया जा रहा है। उन्हें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे वो तो बोल तो नहीं सकते, पर आंखों ही आंखों में अपने मालिक की ओर देखते हैं और पूछते हैं, यार हम में क्या कमी रह गई थी? तुमने जितना दिया हमने संतोष की भावना से खाया, कभी अधिक भोजन की मांग नहीं की। हमेशा तुमने जितना काम कराया उससे ज़्यादा काम किया। अगर तुम चाहते तो थोड़ा और काम करवा लेते, पर हमें बेचा क्यों? पर बैलों को नहीं पता था कि झूरी उन्हें बेच नहीं रहा है, कुछ दिनों के लिए खाली दिया है, ठीक है। पर उन्हें इतना लगाव हो गया था झूरी से और उस जगह से, उस गांव से जहां वो रहते थे, कि उनका मन ही नहीं करता था जाने का। इसलिए ये जो गया है उसका साला, ये उन बैलों को जब लेके जा रहा था अपने घर, तो उसके दांतों तले पसीने आ गए। पाठ में इस मुहावरे का प्रयोग है, यानी कि उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दोनों अड़ गए थे, दोनों चलते ही नहीं थे, रुक जाते थे फिर चलते थे, कोई कभी दाएं भागता था, कोई बाएं भागता था, क्योंकि इनका बिल्कुल मन ही नहीं था वहां जाने का। और फिर हुआ क्या कि कैसे ना कैसे शाम तक या संध्या के वक्त तक गया जो है इन्हें अपने गांव ले आया। अब ये नया गांव है, नए आदमी है, उन्हें बेगाने से लगते थे, तो अब इनका मन तो बिल्कुल वहां लगता ही नहीं था। तो हुआ क्या कि रात में ये दोनों जो है रस्सी तोड़ करके भाग निकले, ठीक है। क्यों रस्सी तोड़ करके भाग निकले? इसलिए रस्सी तोड़ करके भाग निकले क्योंकि इनका बिल्कुल मन नहीं था वहाँ, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और ये वहाँ गए तो इनको कोई खास भोजन भोजन दिया गया था इनको, ठीक है। जब ये वहाँ पहुँचे शाम को, तो इन्हें इनके नाद में, नाद यानी कि ये एक बास्केट जैसा होता है, ठीक है, बड़ा बास्केट जिसमें गाय भैंस या घोड़े मुंह डाल करके भोजन करते हैं, तो इनके नाद में भोजन डाला गया। लेकिन एक ने भी, मतलब मुंह डालना तो छोड़िए, देखा भी नहीं नाद की तरफ। मतलब इतना विद्रोह था इनके अंदर कि जबरदस्ती लेकर के आए हो, इनका बिल्कुल मन नहीं था यहाँ आने का। अब हुआ क्या कि रात को इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो ये एक एक झटके में रस्सियां तोड़ करके, रस्सी मजबूत थी पर तोड़ करके ये लोग वापस भाग आए। इन्हें रास्ता पता था कि किस रास्ते से उन्हें लेके आया, क्योंकि ये रास्ता देखते हुए आ रहे थे, है ना। तो ये वापस भाग आए। सुबह सुबह जब झूरी उठा तो उसने देखा कि उसके बैल कीचड़ में लटपट थे, ठीक है। दोनों के गले में ये लटक रहा था खूंटा, और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी स्नेह था। विद्रोहमयी स्नेह यानी कि विद्रोह, कि वो गुस्सा थे कि ये इसने हमें क्यों भेज दिया उधर, और ये वहां से भाग करके आए हैं। और स्नेह क्योंकि ये झूरी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इनका मालिक भी इनसे बहुत प्यार करता था। तो झूरी प्रसन्न हो गया, उसने बैलों को गले लगा लिया, है ना। और फिर वो खुश हो गया, और गांव के सभी लोग पुरस्कृत करने लगे, आसपास इकट्ठा हो गए, ताली बजाने लगे। बच्चों, ये वो समय है जब पड़ोस में भी कुछ होता था तो कोई टेलीविज़न और मोबाइल देखने में बिजी नहीं रहता था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत है, पर लोगों के पास समय होता था। आज भी अगर आप गाँवों में जाएंगे तो चार चार घर दूर कौन रहता है लोगों को सब पता होता है। तो एनीवेज, पॉइंट ये है कि लोग खुश हो गए कि यार कितने अच्छे बैल हैं, मालिक के बिना रहा नहीं गया और दौड़ के आ गए, ठीक है। लोगों ने कहा कि इन्हें पुरस्कृत करो, तो कोई अपने घर से रोटी ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया, और बैलों को देने लगे। तो पर जूरी की स्त्री जो है, उसकी धर्मपत्नी, वो बुरा मान गई कि यार उसने तो अपने घर भिजवाया था इन बैलों को, और ऐसे इनकी इतनी हिम्मत कि ये लोग भाग करके आ गए, ठीक है। तो उसने गुस्से में कहा कि दोनों कामचोर है ना, ये दोनों बैल कामचोर है, कैसे नमक हराम बैल है। हालांकि बच्चों ये सही तरीका नहीं है, पर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसी के घर गए थे ये बैल उसके परिवार वालों की मदद करने, और वहां से भाग करके आ गए। तो उसने बोला कि उसे ईर्ष्या हुई, ठीक है, कि क्यों भाग कर आ गए। ईर्ष्या इनकी जलन, और कहा कि कैसे नमक हराम बैल है, कि हमारा नमक खाया और हमारे लिए वहां पर एक दिन भी काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। तो झूरी को भी गुस्सा आया कि यार मेरे बैलों को ये क्या कह रही है। तो झूरी ने भी बोला कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते। इस पर झूरी की स्त्री ने रौब दिखाते हुए कहा कि खाली तुम ही बैलों को चारा डालना जानते हो, है ना, कि तुम्ही को आता है ना खाली कि बैलों को कैसे चारा देते हैं, बाकी लोग तो पानी पिलाकर हल जुतवाते हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि कहाँ से इनको खली और चोकर मिलती है। जिन्हें नहीं पता, खली जो होती है, जैसे बच्चों हम चावल के साथ दाल खाते हैं, खली जो है वो दाल की तरह होती है, ठीक है। अगर आप दाल नहीं डालेंगे तो वो रस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सूखा चावल सूखा भूसा होता है ना, भूसे में खली डालना पड़ता है,
कि भूसा थोड़ा गीला हो जाए, थोड़ा रसदार हो जाए, और उसमें चोकर डालना पड़ता है, वो मसाले की तरह होता है जिससे उसमें स्वाद बढ़ जाता है। पर अब इसकी बीवी बहुत गुस्सा हो गई और इसने कहा कि अब तो इन्हें खाली सूखा भूसा ही मिलेगा। अब हुआ ये कि अब अगले दिन जब इनको खाना दिया गया तो देखा कि यार ये तो खाली भूसा है। ठीक है। अब सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं हुआ, वैसा ही हुआ जैसे झूरी की स्त्री ने कहा। सब मजदूरों को बोल दिया गया कि इनको खाली भूसा दिया गया, ठीक है, भूसा दिया जाए। और बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो सूखा भूसा था। तो वो आशा से दरवाजे की ओर ताकने लगे कि यार अब तो चोकर डाला जाएगा। झूरी भी पाठ में ये कहा मेंशन किया गया है कि झूरी भी कहता है अपने नौकरों से कि थोड़ा सा चुरा करके डाल दे। पर नौकर जो है, मजदूर जो है, वो डर जाता है कि नहीं साहब, मालकिन ने पकड़ लिया तो आप भी उन्हीं का पक्ष लोगे, मैं नहीं डालूंगा। फिर अगले दिन क्या होता है, अब इनको सूखा भूसा ही मिलता है तो ये नहीं खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं फिर नहीं खा पाते हैं। सूखा भूसा कौन खाएगा यार, खाली चावल किसको अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन फिर इसका साला आता है, ठीक है, मतलब इसका साला जो है ये भी हार नहीं मानेगा। गया जो है फिर आता है, ठीक है, इनको लेने के लिए। और इस बार वो इन दोनों को गाड़ी में जोतता है, गाड़ी में जोतता है, इनकी बुलक काट जो होती है ना, वैसे एक कोई गाड़ी लेके आता है, उसके आगे दोनों बैलों को बांध देता है और बैठ जाता है गाड़ी पे और दोनों को मार मार के चलाता है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि पहले की तरह हाथ से बांध करके, हाथ से खींच करके लेके जाऊंगा तो बैल बड़े बरियार है, कोई इधर खींचेगा कोई उधर। गाड़ी पे लेके जाऊंगा तो इनकी ढील के ऊपर डंडा फंसा होगा और मेरे हाथ में डंडा होगा, मैं आराम से बैठ करके इनको लेकर के जाऊंगा, ठीक है। तो ये उसको मारते मारते फिर अपने घर में लेकर के जाता है, ठीक है। तो कई बार होता है मोती। अब बच्चों, हीरा और मोती ये बैलों के नाम होते हैं। आप ये याद रखिए कि मोती जो है वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है और हीरा जो है वो थोड़ा सहनशील है। तो मोती को कई बार गुस्सा आता है कि वो गाड़ी को खाई में गिरा दे। खाई यानी कि क्या, गांव में पतली पतली सड़कें होती हैं, सड़कों के उस पार थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं। तो उसको कई बार गुस्से में वो चाहता था कि जानबूझ के गिरा दूं, पर हीरा संभाल लेता था क्योंकि वो सहनशील है, वो जानता है कि ये सही नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मोती ज़्यादा सहनशील था, सॉरी, हीरा ज़्यादा सहनशील था तो बचा लेता है। पर दोनों बैलों को घर पहुंचकर खूब मार पड़ी। क्यों? क्योंकि ये लोग जानबूझ करके इनमें से एक गिराने की कोशिश कर रहा था, है ना। और फिर अगले दिन फिर शाम को जब इनका भोजन का समय हुआ तो फिर अब हाँ, जब ये यहाँ पहुंचे तो इस बार इनके गले में और ज़्यादा मोटी रस्सियाँ बांध दी गई। पिछली बार तोड़ करके भाग गए थे, इस बार और ज़्यादा मोटी रस्सी कि भाई टूटे ही ना ये। और इनको सूखा भूसा दे दिया गया गुस्से में कि मतलब ये लोग भाग गए ना छोड़ करके। मतलब थोड़ी थोड़ी बुरी मानसिकता के थे, काइंड ऑफ, झूरी की पत्नी के यहाँ वाले लोग। तो उन्होंने फिर भूसा डाला कि इनको भी थोड़ा मज़ा आए, ठीक है। पर ये लोग फिर भी नाद की ओर देखते नहीं थे, इन्हें बुरा लगता था कि ये क्यों लेकर के आ गए। और इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। अपमान सहने के बाद भी इनको सूखा भूसा मिला, अपमान क्यों, मार पड़ी थी इतनी। अब दूसरे दिन गया बैलों को लेके हल में जाता है, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया बेचारा, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया, वो मारता रहा, चल चल चल, ये लोग चले ही नहीं, है ना। फिर क्या हुआ, एक बार उसने इतने गुस्से में वो नाक पे मारने लगा जोर से हीरा के। अब मोती को गुस्सा आ गया। मैंने जैसे बताया था पाठ की शुरुआत में, इन दोनों बैलों के बीच में परस्पर भाईचारा था। दोनों एक दूसरे को सूंघ कर, चाट कर, सींग लड़ा करके प्रेम जताते थे। एक साथ नाद में मुंह डालते थे, एक साथ निकालते थे। तो मोती को इतना गुस्सा आया, मैंने बताया मोती थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है। तो उसने क्या किया, वो एकदम से दौड़ गया, ऐसे तो चल नहीं रहे थे, एकदम से दौड़ा मोती तेजी से। और एकदम से झूरी तो हल को पकड़ करके खड़ा था, उसको लग नहीं रहा था बैल दौड़े। एकदम से वो दौड़ा तो ये खिंचा गया, इसके हाथ से हल छूट गया और तेजी से हल भागा भागा भागा, और इस तरह से वो भागा कि हल वल सब टूट गया। हल टूटा नहीं, एक तरह से देखिए, हल क्या होता है, एक डंडी होती है जो बैलों की डील में फंसाई जाती है, उससे जुड़ा हुआ होता है हल। तो वो डंडी अलग हो गई, हल अलग हो गया, है ना। सब कुछ जो है वो अलग अलग हो गया। अब हुआ ये कि अगर इनके गले में रस्सियां नहीं होती तो ये दोनों पकड़ में ही नहीं आते, इतनी तेजी से भागा था मोती। और हीरा भी उसके साथ साथ भागा था, ठीक है। तो अब ये दोनों बहुत तेजी से भागे थे। तो अब जब ये भागे तो झूरी के, माफ कीजिए, झूरी नहीं, गया जो है उस झूरी का साला, उसके साथ साथ गांव के और लोग आ गए, अरे बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं, बैल पगला गए, बैल पागल हो गया।
लाठियाँ लेकर के और बैलों को घेर लिया। तो इनको तो लगा कि इनको बहुत मार पड़ेगी, लेकिन इनको तब मारा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी समझ गए थे कि अभी मोती जो है वो गुस्से में है, एक दो को तो गिरा ही देगा। बैल भाई, बैल अगर गुस्से में है तो उससे मत लड़ो, ठीक है। तो इसलिए जो है लोग समझ जाते हैं, लाठियाँ थी, इन्हें घेर लेते हैं पर इनको मारते नहीं है, ठीक है। फिर इनको लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, शाम को घर में। और फिर इनके सामने सूखा भूसा डाला जाता है कि साले काम नहीं कर रहे हैं, क्यों इनको खाना दो, फिर सूखा भूसा दो इनको, ठीक है। अब होता ये है कि अब इनको इतना बुरा लगता है कि ये फिर नाद की तरफ मुंह नहीं डालते हैं कि हम खाएंगे ही नहीं, ये विद्रोह दिखा रहे हैं। पर शायद पर लड़की के मतलब माफ़ कीजिए, झूरी के जो उसका ससुराल है, उसकी पत्नी का मायका, उसकी पत्नी का घर, वहाँ के लोग शायद थोड़ा मतलब ज़्यादा ही, वो भी अड़ियल थे और बैल तो अड़ियल होते ही हैं। वो सोचते थे कैसे नहीं काम करेगा, तो ये लोग खाते नहीं थे। तभी अचानक घर के लोग जब भोजन करने लगे रात में, कि तभी एक छोटी सी लड़की घर के अंदर से आई और उसने दोनों को एक एक रोटी दे दी, ठीक है। और एक एक रोटी देख करके चली गई। लड़की जो है वो भैरव की थी। भैरव एक व्यक्ति का नाम है जो उस घर में रहता था, झूरी की पत्नी के उस घर में रहता था, उसका कोई रिश्तेदार होगा। उसकी पत्नी जो है, पहली पत्नी या उस लड़की की माँ, उसका देहांत हो चुका था, दुर्भाग्यपूर्ण। उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उस लड़की को बहुत मारती थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो जो लड़की है उसका एक मतलब उसका एक प्रेम सा जुड़ गया था इन बैलों के साथ। वो समझ गई थी यार, इन बैलों को भी बहुत मारा जाता है, मेरी भी माता मुझ पे बहुत शोषण करती है, मुझे बात-बात पे पीटती रहती है। तो उसे एक लगाव सा हो गया था इन बैलों के पास। तो वो घर से चुरा करके चुपके से 2 रोटियाँ शायद अपने हिस्से में से ही ला कर के दे देती थी। तो अब ये तो बड़े-चौड़े बहुत अच्छी नस्ल के बैल हैं। इनकी नस्ल का भी मैंने आपको नाम बताया था। किसी को याद है क्या नाम बताया था मैंने इनकी नस्ल का? है ना? इनकी नस्ल का नाम जो मैंने बताया था आपको, इनकी नस्ल जो है, नस्ल यानी कि क्या, ये किस तरह के बैल हैं, ठीक है। और इनकी नस्ल जो है वो मशहूर इसलिए भी है क्योंकि सुंदर है, चौकस है, पछाई नस्ल, पछाई जाति, सुंदर है, चौकस है, ऊंची डील है। तो ये पछाई जाति के बैल है। इनका एक रोटी में क्या होता, फिर भी इन्हें भी लड़की से लगाव हो गया था और ये खुशी खुशी वो एक रोटी खा लेते थे, ठीक है। तो एक रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों बैलों ने सोचा कि अब क्या किया जाए यार, अब तो सहा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सहा जा रहा है? क्योंकि रोज इन्हें खेत में काम कराया जाता है, मार मार के। और फिर रोज जो है इनके सामने सूखा भूसा रखा जाता है, ठीक है। दोनों के रोम रोम में विद्रोह भरा था। तो एक दिन वो मोती से पूछता है, हीरा माफ कीजिए, हीरा मोती से पूछता है कि यार क्या किया जाए, अब तो सहा नहीं जा रहा है। फिर हीरा और मोती आपस में तय करते हैं कि भागते हैं कैसे भी, ठीक है। तो फिर ये लोग इस परिणाम पर पहुंचते हैं। पहले तो ये सोचते हैं कि क्या करें। मोती तो गुस्सैल स्वभाव का है, वो कहता है कि मैं एक दो लोगों को मार देता हूँ, एक दो लोगों को उठा करके गिरा देता हूँ, ठीक है। आ, तो इस ये जो लड़की बेचारी है हमें रोटी डाल के डालती है। बैल भी समझ गए थे कि इसकी माँ जो है इस पे अत्याचार करती है, इसकी माँ को ही उठा के पटक देता हूँ। लेकिन हीरा जो है वो सहनशील है, उसने कहा नहीं, स्त्री जाति पर तो प्रहार करना मना है, ये तो गलत है, अधर्म है, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमने इसके लड़की के पिता को कुछ किया तो लड़की के हाथ से पिता का, ऊपर से पिता का हाथ उठ जाएगा, सहारा चले जाएगा। तो ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं। अंत में ये लोग इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि रस्सियों को चबा चबा करके थोड़ा कमज़ोर कर देंगे, फिर एक एक झटके में तोड़ देंगे और फिर से भाग जाएंगे। पर इस बार होता यूं है बच्चों कि रस्सी जो है बहुत मजबूत होती है। तो ये लोग रस्सी को चबाते हैं, थूक लगाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, और उसको एक एक झटके में तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन रस्सी जो है वो टूटती नहीं है और ये लोग ये सब कर रहे होते हैं। अ, तभी क्या होता है, अचानक घर का द्वार खुलता है और वो छोटी लड़की बाहर निकलती है। और दोनों सर झुका लेते हैं, क्यों? सम्मान में, कि वो जानते हैं कि इस घर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अच्छा है, रहम दिल है, ठीक है। और उसके हाथ चाटने लगते हैं। ये वही हाथ है जिससे वो लड़की उन्हें रोटियां देती थी। तो तभी वो लड़की दोनों के माथे सहलाती है और कहती है कि खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। क्योंकि आज घर में बात हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डलवा देते हैं। जिन्हें नहीं पता नाक क्या होता है, नाथ जैसे लड़कियां इयररिंग्स पहनती है ना, कान में छेद डाल करके, करवा करके, या आजकल तो क्लिप इयररिंग्स भी आती हैं कि कान में छेद करने की ज़रूरत नहीं है। पर बैलों के नाक में छेद करने की बात करते हैं तो बड़ा दर्द होता है ये, ठीक है। दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में छेद करके एक बड़ा सा रिंग जैसा टांग देते हैं
कि अगर बैल कभी ज़्यादा हुड़दंग मचाए, ज़्यादा मतलब ये गाय और भैंसों के साथ भी होता है, ज़्यादा वो कोशिश करे तो आप उनकी नाथ पकड़ लो। एक बार उनकी नाथ पकड़ लोगे तो काबू में आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी आप नाथ को ज़ोर से खींचो तो उनको बहुत दर्द होता है। तो ये थोड़ा पीड़ादायक होता है, पर लोग करते हैं बैलों को और गाय और भैंसों को काबू में करने के लिए। ठीक है, घोड़ों को नाथ नहीं पहना सकते, उनकी नाक उतनी चौड़ी नहीं होती है गाय भैंस की तरह। ठीक है, तो इसलिए घोड़े के मुंह में, उसकी जीभ में लगाम दे देते हैं। तो इंसान ने हर पशु को नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई तरीका सोचा है। तो वो लड़की बता देती है नाथ लगवा देंगे, तुम भाग जाओ चुपके से, तो वो इनकी रस्सियाँ खोल देती है। पर ये दोनों हिलते ही नहीं है वहाँ से, क्योंकि ये जानते हैं हम तो भाई भाग जाएंगे, लेकिन सब समझ जाएंगे इस लड़की ने कुछ किया है, और फिर इस लड़की के ऊपर कोई समस्या ना आ जाए। बैल इतने अच्छे हैं। फिर लड़की जो होती है वो समझ जाती है ये भागेंगे नहीं, तो चिल्लाने लगती है, अरे 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 फूफा वाले बैल भाग रहे हैं, फूफा वाले बैल भाग रहे हैं, इन्होंने खूंटा उखाड़ दिया, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। तो अब क्या है कि सबको पता चल जाता है। तो गया घर से भागा भागा आता है, लाठी लेकर के दौड़ता है, बैल समझ जाते हैं, वो भी दौड़ने लगते हैं, भागते हैं। ठीक है, वो चिल्लाता है तो गांव के आसपास के लोग जग करके, शाम का वक्त होता है, वो भी बैलों के पीछे भागते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। पर ये दोनों पकड़े ना जाने के डर से तेजी से भागते 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 किसी अलग ही रास्ते पे चले जाते हैं। है ना, जिस रास्ते से आए होते हैं वो नहीं याद होता है, पर अलग रास्ते पे चले गए। ठीक है, जाते जाते एक मटर के खेत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अब इन्हें भूख तो लगी होती है, तो भरपेट मटर खाते हैं, और भरपेट मटर खाने के बाद आज़ादी का अनुभव करते हैं। अब ये आज़ादी का अनुभव करते हैं, भरपेट मटर खाते हैं, खुशी की डकार लेते हैं। तभी सहसा ये देखते हैं कि एक सांड इनकी ओर चला आ रहा है। ठीक है, सांड जो है बच्चों आपने देखा हुआ नहीं, उसकी चाल बड़ी अतरंगी होती है। भले ही वो भूखा रहे, गंदा रहे, पर उसके चलने का ढंग जो है, मतलब वो बड़े तैश में, बड़ा मदमस्त होकर के चलता है। ठीक है, तो सांड इनकी तरफ चला आ रहा है। ठीक है, अब चरते समय, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, सांड इनकी तरफ चला आ रहा है। तो दोनों जैसे मटर के खेत में पहुंचते हैं, स्वतंत्रता अनुभव करते हैं, तभी वहां उनका सांड से मुकाबला होता है। सांड इनकी तरफ आता है, तो होता यूं है कि सांड जो है बड़ा मदमस्त है, और वो उनकी तरफ ही आ रहा है इन पे प्रहार करने के लिए। पहले ये सोचते हैं भाग जाए, लेकिन ये तो कायरता होगी, और पीछे जो है वो गड्ढा होता है, तो ये भागे कहाँ। तो लास्ट में ये डिसाइड करते हैं कि साथ मिलकर के लड़ाई कर ही लेते हैं सांड से। तो फिर सांड जो है, उसको भी दो दो प्रतिद्वंदी से लड़ने का अनुभव नहीं था, उसको एक ही प्रतिद्वंदी से लड़ने का अनुभव था। तो अगर वो हीरा को लखेतता तो पीछे से मोती उसके पेट में सींग घुसा देता, बैलों की सींग बड़ी बड़ी होती है, मोती के ऊपर जाता तो हीरा मार देता। तो ऐसे जो है ये दोनों बै उसको मिल करके मारते हैं, और फिर अंत में सांड को गिरा देते हैं। ठीक है, और जैसे सांड गिर जाता है, सांड पराजित हो जाता है, इससे पहले वो उठता सांड घायल हो चुका है। तो तब तक ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। तब ये लोग सोचते हैं कि यार मोती कहता है गुस्से में, इसको तो मार देना चाहिए था, इसने हमको इतना तंग किया। लेकिन देखिए हीरा कहता है कि देखो यार, मल्ल युद्ध का ये नियम है कि गिरे हुए दुश्मन पे कभी प्रहार नहीं करते। तो प्रेमचंद जी ये भी संकेत देना चाहते हैं कि बैल भी धर्म का विचार करते हैं। लोग कहते हैं ना ये बैल बुद्धि है, मतलब बेवकूफ़ी होगा, बैल की तरह अड़ियल होगा वो ज़रूर, पर बैल भी जो है वो धर्म का विचार करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इन्होंने बैल को पराजित कर दिया, तो अब ये फिर से जो है चरने लगते हैं। ठीक है, अब चरते चरते क्या होता है, अचानक ही ये लोग खेत में जो है खेत के मटर के खेत में फिर से चरने लगते हैं। मटर जो है चुपके चुपके देखते देखते, लेकिन होता यूं है कि वो खेत जो है वो सींचा हुआ होता है। ठीक है, सींचा यानी कि जब ये और अंदर जाते हैं खेत के, तो वहाँ पानी डाला होता है, तो मिट्टी के ऊपर पानी पड़ता है तो कीचड़ बन जाता है, दलदल जैसा थोड़ा। तो उसमें मोती जो है वो फंस जाता है। ठीक है ना। अब मोती जो है वो फंस गया। ठीक है, अब हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन हीरा जो तो भाई परस्पर भाईचारा है दोनों के बीच, तो वो भी नहीं भागता। और उस खेत का मालिक, गांव के लोग ये भागते भागते किसी और गांव में पहुंच जाते हैं। वो लोग इनको पकड़ करके कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। जिन्हें नहीं पता कांजी हाउस क्या होता है, कांजी हाउस जो है बच्चों, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे लावारिस पशुओं को रखा जाता है। ठीक है, जिनका कोई मालिक नहीं है, जो रोड पर ऐसे ही घूमते हैं, इनको पकड़ करके वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। या तो इनका मालिक आए और फीस दे करके इनको छुड़ा ले, कोई रकम दे करके, या अगर इनका मालिक नहीं है तो इनको नीलाम कर दिया जाता है। कोई इन्हें खरीदने वाला हो तो कोई खरीद ले, नहीं तो दुर्भाग्य से कई बार कसाईयों के इधर भी इन्हें बेच दिया जाता है। तो कांजी हाउस में और भी, ये लोग कांजी हाउस में जाते हैं, वहाँ और भी जानवर थे। ठीक है, सबकी हालत बहुत ख़राब थी।
हीरा मोती तो दिन भर से भूखे प्यासे थे। मटर के खेत में उन्होंने मटर खाए थे, पर जब ये फंस गया, एक फंस गया, मोती फंस गया, तो हीरा वहाँ से भागा नहीं, वो मदद करने लगा मोती की, पर मोती निकल नहीं पाया। तो इस संघर्ष में, मतलब कीचड़ से बाहर निकल के संघर्ष में काफ़ी समय निकल गया और बाद में लोगों ने इन्हें पकड़ा। तो काफ़ी समय से ये भी भूखे प्यासे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ किसी को कुछ शायद मिलता ही नहीं था, क्योंकि सभी जानवरों की हालत वहाँ बड़ी ख़राब थी। रात को भी भोजन नहीं मिला, कि चलो तुमने दोपहर को नहीं दिया, शाम को नहीं दिया, रात को दिन में एक टाइम तो भोजन दिया करो यहाँ के जानवरों को। नहीं, भोजन नहीं मिला। तो फिर इनके दिलों में मतलब विद्रोह की ज्वाला उमड़ पड़ी, ठीक है, कि भाई ये क्या बात हुई है, ठीक है। ये तो मतलब सारा दिन बीत गया, कोई चारा नहीं मिला, और आसपास के जानवरों की हालत भी बहुत ख़राब है ना। कोई जा सब मतलब अधमरे से पड़े हुए हैं। कुछ जानवर तो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो उठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, मरे मतलब ऐसे मतलब मरियल जैसे पड़े हुए हैं। फिर होता यूँ है कि हीरा और मोती आपस में बात करते हैं कि देखो यार, यहीं पड़े रहे तो कुछ तो होगा नहीं, ठीक है, भूखे ही मर जाएंगे, इससे अच्छा है संघर्ष करके मरे। प्रेमचंद जी एक और संकेत देते हैं, ठीक है, कि जीवन में कभी भी हार मत मानो। भले ही भूखे हो, बांध दिया गया हो, कुछ ना मिल रहा हो, पानी भी ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर सामने मोटी सी मोटी दीवार हो, दीवार यानी कि कोई परिस्थिति हो, तो उससे लड़ करके बाहर निकलने के बारे में सोचो। तो ये भी संघर्ष करते हैं। तो मोती जो, माफ़ कीजिए, हीरा जो है वो कहता है ऐसे भी मरना है भूखे प्यासे, इससे अच्छा है कि कम से कम जान बचाने की कोशिश तो करते हैं। और वो उनके सामने की जो दीवार होती है ईंट की, उस पर सींग मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से। पर मोती कहता है कि संघर्ष व्यर्थ है। एक दो दिन हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस रात इनको लाया गया उसी रात ये सब हुआ। एक दो दिन तक भी इनको भोजन नहीं मिलता। ये सोचते हैं आज रात को नहीं दिया, कल रात को देंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये मारते लगता है, मारने लगता है, मारने लगता है। तभी संजोग से कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी लेने वाला, अटेंडेंस लेने वाला जो व्यक्ति आता है, वो देख लेता है, अरे ये तो मार रहा है, तो वो जाता है और फिर हीरा को बहुत मारता है। हीरा वही जो थोड़ा समझदार है, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ। मोती थोड़ा गुस्सैल है, हीरा को मारने लगता है, ठीक है, और इसको थोड़ा दूर और ज़्यादा मोटी रस्सी से बांध देता है कि अब ये ज़्यादा हिले ना और दीवार के पास जा ना पाए। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करें। इमेजिन ऐसा कीजिए कि सभी गाय भैंसों जो है उनको रखा गया है, उनके गले में रस्सी नहीं है, पर उनको रख दिया गया है ऐसे ही, ठीक है, और कि ये लोग जो है इधर उधर घूम सकते हैं, पर इतने कमज़ोर है कि घूमते नहीं हैं। और इनके आगे एक दीवार है, उस दीवार के उस पार जो है ख़त्म हो जाता है ये जो कांजी हाउस की जो कांची हाउस ख़त्म हो जाता है। और ये उस समय दीवार जो है, मतलब ये सीमेंट की कंक्रीट दीवार नहीं है, कच्चे घर हुआ करते थे उस वक्त। तो ये हीरा को बांध देता है। फिर मोती बोलता है ठीक है यार, मैं भी संघर्ष कर लेता हूँ। फिर जिस जगह हीरा ने सींग मारे होते हैं वो भी उसी जगह सींग मारता है। हर प्रहार में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि दीवार एकदम से टूट जाती है। देखिए मैंने कहा ये मिट्टी के घर होते थे गांव में उस वक्त, तो दीवार एक बार, कुछ बेवकूफ़ बच्चे सोच रहे होंगे सर मिट्टी का घर तो एक ही बार में टूट जाएगा। नहीं यार, इतने कमज़ोर नहीं होते थे। मतलब एक बार अगर मिट्टी के घर को आपने तोड़ दिया ना, तो भर भरा के वो पूरा गिर जाएगा। ये इसमें एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपने अगर डोमिनोज खेला हो कभी, तो अगर आप एक को गिराते हैं तो लाइन से सब गिर जाते हैं। उसी तरह से अगर आप मिट्टी के घर में एक जगह छेद कर देंगे ना, तो पूरा घर जो है भर भरा कर गिर जाता है। मिट्टी के घर की शक्ति उसकी एकता में होती है। उसकी एकता भंग कर दी, पूरा घर गिर जाएगा। तो इस केस में पूरा घर तो नहीं, पर वो सामने की दीवार काफ़ी हद तक गिर जाती है। तो एकदम से जो है जैसे दीवार गिरती है, सारे जानवर जो है वो एकदम से चौंक जाते हैं, ठीक है, सारे जानवर चौंक जाते हैं, ठीक है। और हाँ, सारे जानवर जो हैं दूसरे जानवर जो है भाग जाते हैं। सरपट जो है, तीन घोड़ियाँ जो हैं वो भाग जाती हैं, ठीक है। उनके पीछे पीछे गायें निकल जाती हैं, भैंसें निकल जाती हैं, बकरियां भी निकल जाती हैं, पर गधे नहीं निकलते। गधों का जिक्र फिर पाठ में किया गया है। तो मोती जो है वो पूछता है उनकी ओर देख कर के, क्यों भाई तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे? हमने तो संघर्ष किया इतना, हमने दीवार तोड़ी, तुम भी तो भाग जाओ। अरे घोड़ियाँ, गधे, बकरी, भैंस सब भाग गए हैं। तो गधे सोचते हैं भाग करके क्या फ़ायदा, अगर फिर पकड़े गए तो। कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी दोहरी बात करते हैं। पाठ की शुरुआत में वो ये बात भी कहते हैं कि गधे के पास ऋषि मुनियों जैसा संतोष का गुण है, प्रशंसा करते हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी मूर्खता का भी संकेत करते हैं। क्यों? प्रेमचंद जी आपसे ये नहीं चाहते कि आप गधों का सम्मान करो या अपमान करो। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप गधों से ये सीख लो कि
आपको संतोषी रहना चाहिए और आप गधों से ये भी सीखो, है ना, कि आप किसी की गलती से भी सीख सकते हो ना, खुद गलती करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप गधों की गलती से ये भी सीखो कि अगर कोई तुम पर अत्याचार करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर तुम्हें कभी भागने का मौका मिले तो मतलब हिचकिचाओ मत, भाग जाओ। तो ये लोग भागते नहीं हैं। तो मोती बोलता है घोचू, और फिर वो कोशिश करता है। हीरा को क्या है, वो अटेंडेंस लेने वाले ने, हाजिरी लेने वाले ने पकड़ लिया था, उसको दूर अलग से बांध दिया था मोटी रस्सी से। तो हीरा वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये दोनों मिलकर के भी नहीं तोड़ पाते, बहुत मोटी रस्सी होती है। तो अब होता क्या है कि अब ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो हीरा मोती से कहता है एक काम करो यार, तुम भाग जाओ, तुम तो खुश रहोगे, हम दोनों में से कोई एक ही खुश रहे, मेरे लिए वही काफ़ी है। पर मोती जो है वो कहता है नहीं हीरा, तुम मुझे अब तक इतना ही समझ पाए हो, हमारे बीच भी तो परस्पर प्रेम है, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर भाग जाऊँ, मैं नहीं भागूंगा। और फिर वो देखता है कि ये गधे तो बेचारे गधे ठहरे, ये तो भागेंगे नहीं, चलो मैं ही इनको भगा देता हूँ, इनका जीवन तो बच जाएगा। तो मोती जो है वो खुला होता है, उसे रस्सी से नहीं बांधा होता हीरे की तरह। तो वो सींग मार मार के इन गधों को बाड़े के बाहर कर देता है, कांजी हाउस के बाहर कर देता है। अब जब कांजी हाउस के लोग सुबह उठ करके मस्त, अरे जानवर तो अंदर ही होंगे, देखते हैं, तो वो तो चौंक ही गए होंगे, भाई ये क्या हो गया। तो हीरा मोती जो है, अब उन दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अच्छी खासी मरम्मत हुई होगी और उनको और ज़्यादा अच्छे खूंटे से बांध दिया होगा। फिर इनको खाना देना और बंद कर देते हैं। ऐसे भी खाना नहीं देते थे, 2 दिन में एक बार कभी कभार पानी का मुंह दिखा दिया जाता था, मतलब पानी पिला दिया जाता था इनको, खाना नहीं दिया जाता था। इनकी ठटरियाँ निकल गई, मतलब चमड़ा लटक गया, अजीब लगता है, पर अब किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। अब दोनों ने कहीं ना कहीं समझ गए कि अब हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम और दीवार गिराए या रस्सी तोड़े, कदाचित मृत्यु यही है। फिर ये कहीं ना कहीं सोचते हैं यार कि एक ऐसा समय था जब उस छोटी लड़की के रूप में भगवान ने हमें बचाया था, काश हमें भगवान एक और बार बचा ले, कुछ तो कर ले। ठीक है। बहुत समय बीत जाता है, ठीक है, करीब 2 सप्ताह बीत जाते हैं। एक सप्ताह के बाद कांजी हाउस के बाहर अचानक से मतलब ढुग्गी बजने लगती है, ढोल बजने लगते हैं, और इन दोनों बैलों को लाया जाता है। और बहुत सारे लोग आते हैं, बैलों की सूरत देखते हैं, मन फीका करके चले जाते हैं। हो सकता है कि बैलों की नीलामी नीलामी का दिन हो, पर कोई भी इतने पतले सुकड़े ढड्रियाँ निकली हो, ऐसे बैल तो लेगा नहीं। फिर एकदम से एक बूढ़ा डढ़ियाल आदमी आता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है गिद्ध की तरह। वो आता है, वो बैलों की नाक में उंगली डालता है, उनकी नाद में, नाक में, और बात करता है कांजी हाउस के मालिक से, और कुछ पैसों में इन बैलों को खरीद लेता है और इन बैलों को लेकर के जा रहा होता है। ठीक है। और अब ये तो भाई कई दिनों से खाया पिया नहीं है, 2 दिन में एक बार पानी पीते थे, कमज़ोर थे, तो ये लोग थोड़ी धीमी गति से चलते थे तो तुरंत मारता था इनको ज़ोर ज़ोर से। तो ये डर के मारे तेज तेज चलने लगते थे। ठीक है। ठीक है। अभी ये क्या है, अब आगे क्या होता है पाठ में ये होता है कि ये लोग भय के मारे गिरते पड़ते भागते थे, क्योंकि वो ज़ोर से मारता था, और थोड़ी भी चाल धीमी होती थी तो ज़ोर से मारता था। चलते चलते अचानक क्या होता है, उनको लगता है कि यार इस ये तो कोई जाना पहचाना रास्ता है, यानी कि ये अपने गांव झूरी के घर जो है, जहाँ ये पहले रहते थे, उसी गांव की तरफ आते हैं। तो ये चौंक जाते हैं, अरे ये तो वही घर है, ये तो वही चबूतरा है, अरे ये तो वही नहर है। और फिर हर सेकंड के साथ इनकी चाल जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तेजी से जाते रहते हैं। शरीर में ताकत नहीं है, किंतु मन में बड़ा उत्साह है बच्चों। तो चलते 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 एकदम से जैसे ही अरे दिखता है, अरे ये तो हमारा ही घर है, और एकदम से ये फिर तेजी से दौड़ते हैं। तो बूढ़े आदमी के हाथ में रस्सी होती है, वो छूट जाती है, और दोनों दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं यहाँ पे नाद में, जहाँ पे ये पहले भोजन करते थे, वहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। उस समय झूरी जो है वो धूप सेक रहा होता है घर के बाहर। ये बैलों को देख करके बड़ा खुश हो जाता है, पतले सुकड़े हैं पर इसके अपने बैल है बच्चों, ये प्रेम करता था, ये पहचान जाता है ये मेरे बैल है। दौड़ के जाके दोनों को गले लगा लेता है। ठीक है। अब होता यह है कि एकदम से दढ़ियाल आता है और बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है। झूरी कहता है अरे छोड़ो, ये मेरे बैल हैं। दढ़ियाल जोर ज़बरदस्ती करने लगता है कि नहीं, तुम्हारे कैसे बैल हैं, मैं तो कांजी हाउस से मुआवजा दे करके इनको खरीद करके लेके आया हूँ, ये मेरे साथ चलेंगे। झूरी बोलता है नहीं, ये मेरे बैल है, जब मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे, ऐसे कैसे तुम्हारे बैल हैं। पर दढ़ियाल अड़ जाता है, धमकियाँ देने लगता है, गालियाँ देने लगता है। अब मोती तो है गुस्सैल, उसको पहले ही गुस्सा था, ये हमको मार मार के लखेद लखेद करके लेके आया है, थोड़ा सा धीरे चलते तो जोर जोर से मारता था, अब वो सींग मार मार के इसको दौड़ाता है, गांव भर दौड़ाता है, और गांव की सरहद के उस पार कर देता है। ठीक है। बहुत मारते मारते, ठीक है, और ये गांव की सरहद तक, यानी कि गांव के बॉर्डर तक लखेदता है और वहीं खड़ा रहता है।
अभी दड़ियाल आदमी, इसके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है कि ये मुआवजा दे करके लेके आया, फिर भी इसको बैल नहीं मिल रहे, ये पत्थर फेंकता है, गालियां देता है, पर मोती जो है खड़ा रहता है कि तू घुस के दिखा गाँव में, मैं तेरे को मारूंगा। और अंत में वो बूढ़ा आदमी धुतकारता हुआ वहां से चले जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो रास्ते में जो लोग होते हैं गांव वाले, वो सब जो है सब चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या कमाल की बात है, ये तो कमाल की बैल है। सब तालियां बजा के उनका अभिनंदन करते हैं, ठीक है। झूरी खड़ा दोनों को सहला है कि तमाशा देख रहे हैं, पूरे गांव में उत्साह का माहौल है, ठीक है। और उसी समय मालकिन आकर दोनों के माथे चूम लेती है। तो बच्चों ये जो पाठ है, ये है इस बारे में, हीरा और मोती, जो दो बैल है, दो बैलों की कथा, इस बारे में ये है ना। ये पाठ आपको कई सीख देता है। ये पाठ एक तरफ हमें ये भी बताता है कि किसी के सीधेपन को उसकी मूर्खता नहीं समझनी चाहिए। ये पाठ दूसरी तरफ ये भी बताता है कि इतना भी सीधा मत बनो कि लोग तुम्हें काट दे पहले, है ना। जैसे चाणक्य जी ने कहा है कि सीधे पेड़ और सीधे लोग जल्दी काटे जाते हैं। सीधापन एक अच्छा गुण है, लेकिन ये देखो कि सामने वाला उस गुण के योग्य है या नहीं, है ना। अगर वो उस गुण के योग्य नहीं है तो उसके सामने शायद वो गुण मत दिखाओ, लेकिन हाँ, ऐसा मत होना नहीं होना चाहिए बच्चों कि अगर समाज गंदा है तो तुम भी गंदे बन जाओ। कहीं ना कहीं अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो अपनी अच्छाई बरकरार रखो, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत सहो भी मत। अपराध करना और अपराध सहना दोनों समान अपराध माने जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो ये पाठ ये सीख देता है। ये पाठ ये भी सीख देता है कि बैल है तो क्या, वो भी धर्म का विचार करते हैं, गिरे हुए दुश्मन पर प्रहार नहीं करते, दूसरे जानवरों को भगा देते हैं, और एक दूसरे से इतना प्रेम और भाईचारा है कि हीरा बंधा है, मोती के पास भागने का अवसर है, मोती नहीं भागता। मोती दूसरी तरफ खेत में कीचड़ में फंस जाता है, हीरा के पास भागने का अवसर है, हीरा नहीं भागता। तो ये भाईचारे को, परस्पर प्रेम को भी दर्शाता है। तो बच्चों ये था पाठ। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा आपके साथ, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू के साथ भी। आपके समय के लिए शुक्रिया।